और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अमरोहा में की सभा। राहुल अखिलेश गठबंधन पर उठाए सवाल। पीएम ने कहा, दो शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही। देश भर की 102 सीटों पर मतदान जारी। एमपी की 6 सीटों पर 30.46% हुआ मतदान। सीजी के बस्तर में 11 बजे तक 28.12% मतदान। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके का यू टर्न। आज वोटिंग के दिन कमलनाथ के प्रति दिखाया रुझान। कहा, कमलनाथ जी ने मेरे और छिंदवाड़ा को बहुत दिया और आके ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का था मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री व विदिशा लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान आज भरेंगे नामांकन। नामांकन से पहले की पूजा और कहा, सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, यही मेरी प्रार्थना। सरगुजा में चिंतामणि महाराज दाखिल करेंगे पर्चा। नामांकन रैली में सीएम साय सहित कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। आम सभा का होगा आयोजन। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां देश भर की 102 सीटों पर मतदान जारी है। एमपी की 6 सीटों पर अभी तक 30.40% मतदान हो चुका है, जिसमें आपको बता दें बालाघाट में 35.64% और वहीं छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 32% से ज़्यादा मतदान हुआ। जबलपुर में 27% से ज़्यादा, मंडला में 32% से ज़्यादा और शहडोल में 29% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। ये 6 सीटों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है, क्योंकि देश भर की 102 सीटों पर आज पहले चरण की वोटिंग है। जिसमें बात यदि मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट ये सीटें शामिल हैं। और यहाँ पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एमपी की 6 सीटों पर कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ वो आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा में 32% से ज़्यादा तो जबलपुर में 27% से ज़्यादा मतदान हुआ। 11 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। चलिए, जिस तरह से वोटिंग का माहौल है, मतदाता लगातार इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय आपको लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी दीपक वहां पर जुड़े हुए हैं। किस तरह का माहौल है वहां पर, दीपक से हम जानते हैं। दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? दीपक, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर जिस तरह से मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, हम सुबह 7 बजे से लगातार देख रहे हैं वोटिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज पहले चरण के मतदान है, लेकिन आप राजधानी भोपाल में हैं और राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आप मौजूद हैं। पहले फेज की इस वोटिंग को लेकर बीजेपी कार्यालय में किस तरह की हलचलें दिखाई दे रही हैं? देखिए, बीजेपी कार्यालय की बात करेगा तो सुबह से ही यहाँ पे मॉनिटरिंग करने के लिए जो वॉर रूम बनाया गया था, वहाँ पे जो 6 लोकसभा सीटें हैं उनकी प्रभारी यहाँ मौजूद है। साथ में जो प्रदेश प्रभारी है डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो यहाँ मौजूद है। लगातार निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है उन परिणामों पर, किस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। और जहाँ कई जो सीटें हैं जहाँ पे मशीनें खराब होने की भी जो शिकायत आई थी, उसको तुरंत इन लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया है। और इसके अलावा साफ तौर पर बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि सुबह 9 बजे तक की बात करें तो जो वोटिंग प्रतिशत था वो काफी कम था, 15% था, लेकिन 11 बजे से बढ़ोतरी आई है और अभी 38% से ऊपर करीब वोटिंग हो चुकी है। और अभी जो ताजा रुझान है वो आने बाकी है कि जो मतदान प्रतिशत अभी तक कितना बड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काफी आश्वस्त है कि जो मोदी की गारंटी इस बार काम करेगी प्रदेश में, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से आश्वस्त है कि जो 29 सीटें हैं उस पर कमल का फूल वापस खिलेगा। जी, जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग जारी है। दीपक, आप तक आवाज पहुंची? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है दीपक, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप सुबह से नज़र बनाए हुए हैं, वॉर रूम में आप मौजूद हैं और वहां से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता वहां पर वॉर रूम में अभी मौजूद हैं? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बात करें जो 6 सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं वो यहाँ मौजूद। इसके अलावा काफ़ी सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बात करें प्रदेश मंत्री भगवाना सबनानी की, तो वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो उसके अलग जो रूप के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार
चुनावी गणित को समझा आ रहा है और देखा आ रहा है कि किस तरह से ऊँट करवट बदल रहा है और किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, किस तरह से वोटिंग हो रही है, किस क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें आ रही, रुकावटें आ रही, उनको दूर किया जा रहा है। इस तरह से लगातार जो वॉर रूम नए बनाए हुए हैं। जी चलिए दीपक, आप लगातार नज़र बनाए रखिए, आगे फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पहले फेज़ के मतदान और जिस तरह से हमने देखा कि इन पहले चरण के मतदान में तमाम दिग्गजों ने और जिस तरह से ताकत अपनी झोंक कर रखी, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए, फिर बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तो तमाम ये बड़े नेता, मतलब यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा मध्य प्रदेश में इस पहले चरण के चुनाव में दमखम दिखाता हुआ नजर आया। पूरी ताकत उन्होंने झोंकी और आज तारीख आ गई है और इम्तिहान की आज तारीख है और आज मतदाता जो हैं वो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। चलिए खबर का रुख करेंगे जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमोह दौरा है। शुक्रवार दोपहर 1:30 पर प्रधानमंत्री खजुराहो विमानतल पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे दमोह पहुंचेंगे और दमोह में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। दमोह के लोकसभा प्रत्याशी राहुल सिंह सहित बुंदेलखंड के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और दमोह के इमलाई गांव में स्थित ग्राउंड पर सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता डॉक्टर LN वैष्णव ने। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। हम इस समय खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे खजुराहो और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1:45 पर इसी प्रांगण के समीप बने 3 हेलीपैड जो हैं वहां पर उनके हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से आएंगे इस सभा स्थल पर। इस सभा स्थल से वह एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और उसको लेकर लगातार राजनीतिक दल जो है चुनावी सभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये आप विशाल पंडाल देख सकते हैं। इसमें दमोह संसदीय क्षेत्र के वह मतदाता होंगे, नागरिक होंगे जिनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। फिलहाल में आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। गीत संगीत का भी आयोजन है और VIP व्यवस्थाएं भी है, आम नागरिक को बैठने की व्यवस्था है और पत्रकारों के लिए अलग से यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। फिलहाल में व्यवस्था चल रही है। हमारे मंच के ऊपर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राज्य मंत्री हैं लखन पटेल और धर्मेंद्र सिंह लोधी और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वह यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हम आपको पल पल की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल में मैं डॉक्टर LN वैष्णव। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लोकसभा में फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। सुबह 11 बजे तक सबसे ज़्यादा वोटिंग बंगाल में हुई और यहाँ 33.56% वोट पड़े और सबसे कम वोट लक्षद्वीप में हुई। यहाँ पर 16.33% मतदान हुआ है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और पहले चरण में MP की 6 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी वोटिंग जारी है। देश भर की 102 सीटों पर लगातार मतदान जारी है, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ वर्ल्ड आपको आज सुबह 7 बजे से दिखा रहा है। पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है और किस तरह का माहौल है और जिस तरह की हमने तैयारियां राजनीतिक दलों की देखी है और इन 6 सीटों के क्या कुछ समीकरण हैं, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ ऋषि पांडे जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही उमेश निगम जी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऋषि जी आपके पास आना चाहूँगा। सर, जिस तरह से हमने देखा कि ये चुनाव कितना दिलचस्प हो जाता है, पहले चरण के फेज़ में
दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें हम बात पहले बीजेपी की ही कर लेते हैं। बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, फिर चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, लगातार रोड शो, लगातार जनसभा। तो इसके क्या मायने निकाले जाए, वो भी तब जबकि ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी बीजेपी की करने की, लेकिन उसके बाद भी इतने दमखम के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो इस बार का जो नारा है, उनका जो टारगेट है वो 400 पार का नारा है। अब इस 400 पार को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो एड़ी से चोटी तक का पूरा जोर पूरी पार्टी लगा रही है और कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही। वैसे भी बीजेपी की एक शुरू से बीजेपी का एक वर्क कल्चर बीजेपी ने ऐसा डेवलप किया है कि बीजेपी 24 घंटे 365 दिन काम करती है और हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। इसलिए जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तब वो अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। वो बूथ से लेके तमाम स्तर पर अपनी टीम को मजबूत करती है और वही कारण है कि जब चुनाव आता है तो उसको इस गुरिल्ला युद्ध जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से बीजेपी के सारे नेता एक साथ में सामूहिक रूप से मैदान में उतरते हैं और एक एक मतदाता के पास जाके एक एक मतदाता के घर तक दस्तक देकर और अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, क्योंकि देखिए 2014 और 2019 में लगातार 2 बड़ी जीत बीजेपी हासिल कर चुकी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 2014 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी और 2019 में 28 सीटें, सिर्फ एक सीट इस समय बीजेपी की जो है वो कांग्रेस के पास है। इस बार की जो कोशिश है, बीजेपी का जो नारा है मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 29 सीटें जीतना है और यही इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, वो प्रधानमंत्री से लगाकर गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या कई सारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनमें कि स्मृति ईरानी से लेके कई सारे नेताओं ने दौरे किए, लगातार दौरे कर रहे हैं। तो एक पूरा माहौल बन रहा है और यही माहौल जो है उसको कांग्रेस से कई गुना आगे रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक फर्स्ट फेज़ में जहाँ पर कि आज जिन 6 सीटों पर आज चुनाव हो चुके हैं, इस फर्स्ट फेज़ में प्रधानमंत्री के 2 दौरे हो चुके हैं। आज उनकी तीसरा चुनावी दौरा है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, वो दूसरी तरफ हम यदि प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस की तैयारी को देखें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक बड़े नेताओं के नाम पर राहुल गांधी ने एक दौरा किया है। कई बाकी सब स्टेट लेवल के नेता ही नज़र आ रहे हैं। इसमें भी जो छिंदवाड़ा एक सीट है, छिंदवाड़ा सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने घेराबंदी की है इस बार कमलनाथ की, तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता थे जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, वो दीपक सक्सेना से लेके तमाम लोगों को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी। एक विधायक कमलेश शाह भी बीजेपी के पास आ गए हैं। उसके बाद कमलनाथ के पास सिर्फ कमलनाथ के अपना नाम, उनका काम और वही जो उनकी पहचान है, उसके दम पे वो छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं। आज वहाँ पर चुनाव प्रचार निपट जाएगा। इस चुनाव की गंभीरता को छिंदवाड़ा में किस तरीके से बीजेपी ने घेराबंदी की है, इससे ही आंका जा सकता है कि कमलनाथ सरी के बड़े कद का नेता छिंदवाड़ा तक सीमित होकर रह गया। आज शाम से उनके, आज दोपहर के बाद उनके शेष मध्य प्रदेश में उनको कार्यक्रम मिलेंगे। तो इसलिए, और यह एक और गौर करने वाली बात है कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जहाँ उनके पुत्र नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता, वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, किसी ने भी आने की जहमत नहीं उठाई। इवन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी सिर्फ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जब नामांकन दाखिल हुआ था तब वो लोग चुनाव के समय, नामांकन के समय वहाँ पे गए थे। उसके बाद उनको भी वहाँ पर उनकी भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि कमलनाथ से बड़ा फिगर वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं और बाकी लोग जाकर वहाँ कुछ कर भी नहीं पाते। तो यह भी एक वजह रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को पता है कि उसके पास सीटें ज़्यादा आने वाली है, लेकिन वो कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। और आप ये भी देखिए कि बीजेपी ने आज से 6 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए थे उसके तत्काल बाद से ही हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की बात कही थी। तो वो जो 370 वोट, जो नए वोट उसको अपने पास लेके आना है, उसमें एक तो वो जो नया वोटर आएगा, जो यूथ है जिसके पास पहली बार वोटिंग राइट आएगा, एक तो वो है, या जो वोटर कांग्रेस की तरफ है या दूसरे दल की तरफ है, उस वोट को वापस बीजेपी के पास लाना। इस मानसिकता से बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता काम करता है, वो जुट गया था हर बूथ पे 370 नए वोट जोड़ने के लिए। तो एक महाअभियान है जिसको लेकर कि बीजेपी लग रही है। और देखना यह है कि
ये जो बीजेपी की जो पूरी मेहनत है वो 4 जून को उसके परिणाम क्या निकलते हैं। जी, लौटता हूँ सर आपके पास। मेरे साथ हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। नमस्कार। जी गोविंद जी, लगातार वोटिंग जारी है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह से मतदाता हिस्सा ले रहे हैं और अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत कह रहा है, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस प्रतिशत को, कितने सफल होती हुई नजर आ रही है बीजेपी? जो जिस तरीके की रफ्तार रही है 40% के आसपास पहुंचने वाला है वोटिंग का स्थान पर, ये बहुत अच्छा संकेत है। और ये जो मोटिवेशन और हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगाना, इसके परिणाम है कि ये प्रतिशत यहाँ तक आया है और उत्साह भी प्रकट होता है मोदी जी के गारंटी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी की धमाकेदार पुनर्वापसी के प्रति और सरकार के कामों की ऊपर एक एंडोर्समेंट है, इस पर पृष्ठांकन किया है जनता ने वोट देकर। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, आपका कोई सवाल गोविंद मालू जी से? मालू जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बार बीजेपी में शामिल किया, बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो क्या आपको लगता है कि इस जो बीजेपी ने जो इतनी मेहनत की, जबकि बीजेपी को आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी का पन्ना प्रमुख से लेके बूथ प्रमुख तक तमाम सारे कार्यकर्ता जुटे हुए थे, उनका कहीं ना कहीं मनोबल इससे गिरा होगा, क्योंकि उनका महत्व कहीं ना कहीं कम होता हुआ आपको महसूस होता है? देखिए ऋषि जी, किसी का मनोबल कम नहीं हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है विस्तार करने की और अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस विचारधारा के साथ जोड़ने की, उसके साथ सभी कार्यकर्ता एक साथ जुटा हुआ है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या दूसरे दलों का या अन्य जो सामाजिक क्षेत्र में भी आए हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की पद्धति को सीखने में तो समय लगेगा ही, लेकिन उनके आने से ये संदेश गया है आप सभी दूर, किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक वंशवादी पारिवारिक पार्टी, जिसकी कोई नियत नहीं, जिसका कोई नेटवर्क नहीं, जिसका कोई नियम नहीं, जिसके कोई नेता नहीं और जिसके पास कोई एजेंडा नहीं, ऐसी पार्टी को जब उनके कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं तो बाकी का क्या होगा। इससे भी हमारे मतदाता बड़े प्रभावित हुए हैं। और जो लोग खुद स्वमोटो आ रहे हैं, खुद अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर इस नरेंद्र मोदी जी के हाथ को तो मजबूत करेंगे, देश को भी मजबूत करेंगे। और क्योंकि अब यहाँ पर कुछ खाली है, कुछ होना नहीं है, आगे कुछ होगा नहीं। और पिछली बार जैसे 52 पर ठिठक गई, उसके पहले 44 पर, तो ये पार्टी 50 से ज्यादा सीटें ले जाने का इनका अनुमान नहीं है। इनकी सहयोगी ममता बनर्जी ने ही कह दिया 40 सीटें लेंगे, तो कार्यकर्ता वहाँ क्या करेगा? उसको काम करना है किसी को, तो वो कहेगा कि देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना है, तो वो आया है। और वो आया है तो वो हमारी पद्धति में रचा बसा ढलकर ही काम करना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी आया हो। देखिए, आप उसके पहले भी जो लोग आए हैं वो हमारे इसमें बिल्कुल घुल गए हैं शक्कर की तरह, और सब एक में होकर और जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पहले से अभ्यस्त है। पर मान लो जी ज्यादा शक्कर से डायबिटीज होने का खतरा रहता है, तो ऐसा ना हो कि बीजेपी का जो मूल चरित्र है वही खत्म हो जाए। हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, करने की कवायद है। हम बहुत ज्यादा दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बराबर रहता है, उसका संतुलन बना रहता है। जी जी जी, चलिए। निश्चित तौर पर बालू जी, लेकिन बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि जिस तरह से टिकट वितरण की भी यदि हम बात कर लें, सर्वे होता है और जब टिकट वितरण पार्टी करती है तो कई तरह के समीकरण बिठाए जाते हैं। बालाघाट सीट, मंडला सीट पर भी काफ़ी चुनौती यहाँ पर मिल रही है। जिस तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया है, वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके पीछे क्या रणनीति है भाजपा की, क्या मायने लगाए जाएं, क्योंकि वो अपनी ही सीट नहीं बचा पाए थे, फिर एक बार पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भरोसा जताया। अलग अलग चुनाव की एनाटॉमी अलग अलग होती है, उसकी वो एक अलग उसका उन्वान होता है। विधानसभा चुनाव में एक छोटा इलेक्टोरल होता है और लोकसभा चुनाव में बड़ा होता है। लोकसभा चुनाव लगातार जीतते रहे फग्गन सिंह कुलस्ते, तो उसको राजी नाराजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत पुराने लीडर हैं, आदिवासी नेता हैं और कमिटेड लीडर हैं वो, आदिवासियों के प्रति भी, पार्टी की विचारधारा के प्रति भी। और देखिए, बहुत सहज सरल व्यक्ति हैं वो, बहुत एक तरह से सामान्य रूप से जीवन जीते हैं
हो सकता है राजी नाराजी छुटपुट, क्योंकि इतने दिनों के वो सांसद भी हैं, लेकिन उसके कारण हार जाएंगे या हाँ, ये लोग विधानसभा जैसा परिणाम, ऐसा मैं नहीं सोचता। बड़े अंतर के साथ वो जीतेंगे और उनका जो वहां पर वर्चस्व है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, वो बहुत अच्छा है, अलग ढंग का है, उनका अप्रोच अच्छा है, उनका संवाद अच्छा है। इसलिए ये केवल विधानसभा से उसका कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है और न्यायोचित भी नहीं। ठीक है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। उमेश निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर मालू जी। उमेश जी, आपका कोई सवाल मालू जी से? मालू जी, मंडला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उतनी सक्रिय नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को भी होगा? जी नहीं, ऐसा ये पहले का जो फेनोमेना चला आ रहा है उससे अभी इससे कोई वास्ता नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो समर्थक और जो मतदाता हैं वो, और जो उससे संबंधित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही उनका रुझान रहता है और वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही, बाकी अगर गणतंत्र गोंडवाना पार्टी नहीं है तो वो करेंगे। इसलिए हमें इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जिस तरह से सक्रिय है, पन्ना प्रमुख, और जो इसकी कवायद बार बार की गई, हमने कई सारे अभियान, कई सारे कार्यक्रम, कई सारे हमारे जो बूथ की इकाई को परिपुष्ट करने के जो प्रकल्प थे, बहुत सारे चलाए हमने, और उससे कारण हमारा जो नीचे की बैटरी चार्ज है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है लोकसभा का, उसके अंदर जो हमारा जो केंद्र है वो केंद्र बिंदु में रहता है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व समर्पणकारी, बहुत ही प्रामाणिकता के साथ उन्होंने देश को चलाया, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, देश को विश्व में गौरव दिलाया। ये वैश्विक गौरव का प्रश्न है। आज सनातन के ऊपर बात करें या हमारी राष्ट्रवाद पर बात करें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, यानी कि इस बार भी वही है जिस तरह से 2019 में देखा था कि मोदी लहर थी, और इस बार भी जो है मोदी के चेहरे पर ही पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है लोकसभा का। शुक्रिया मालू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता है। उमेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। मालू जी जिस तरह से कह रहे थे कि हर तरह के समीकरण होते हैं और पार्टी जिस तरह के भी समीकरण बिठाए, इस बार हमने टिकट वितरण को लेकर देखा, कई जगह नए चेहरे भी हैं, कई जगह प्रत्याशी रिपीट हुए हैं, और कई जगह ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधानसभा चुनाव हार गए। इसके पीछे की क्या एक वजह ये भी मानी जाए कि भाई बीजेपी ये मानकर चल रही कि दो फैक्टर हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना है, एक तो मोदी और दूसरा राम मंदिर? देखिए, जो टिकट का सवाल है उसमें टिकट कई ऐसे भाजपा ने जो है टिकट काटे भी हैं जहां उनको लगा कि कहीं ये नुकसान हो सकता है और चुनाव हार सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी जगह टिकट काटे भी हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरती है। ठीक ऐसा ही उन्होंने विधानसभा में भी किया था और यही उन्होंने लोकसभा में भी किया था। रहा सवाल और अन्य मुद्दों का, तो भाजपा जो है बहुत सारे मुद्दों पर लड़ रही है। विकास का मुद्दा है उसके पास, उसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी का चेहरा है, और मोदी का चेहरा एक विश्वसनीयता बना चुका है जो विपक्षी दलों में के जो नेताओं में वो बात नहीं है जो मोदी के, वो आम जनता के पास जब उनकी बातें जाती हैं या वो बोलते हैं तो उनको भरोसा होता है कहीं ना कहीं। तो यही कारण है कि मोदी पर जो है देश की जनता को बहुत ज़्यादा भरोसा है, ऐसा भाजपा का मानना है, और भाजपा मोदी के चेहरे पे ही पूरा चुनाव लड़ रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक का जो असर है वो इस बार फिर दिखाई देगा और एक बार फिर मोदी का जादू ही चलने वाला है। उमेश जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे और आपने कहा था कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक सभा की है शेडोल में, वो भी तब जब बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। तो ये देखने में बड़ा वो लगता है कि जब इतने सारे बड़े दिग्गज जब भारतीय जनता पार्टी के सामने हो, ऐसे में कांग्रेस अपने एक ही नेता को मैदान में उतारती है, तो क्या ये समझा जाए, क्या कांग्रेस उस स्थिति में है कि क्या करें कि क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, या फिर कांग्रेस अपने आप को सेफ जोन में समझ रही है? देखिए, कांग्रेस
बड़े नेताओं के जो दौरे की बात आप कर रहे हैं वो तो है ही है, उसके अलावा कांग्रेस से जो पलायन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जबकि भाजपा पूरी तरह कॉरपोरेट स्टाइल में काम करती है, जैसे 400 पार का नारा दिया, इससे पहले और भी जब भी विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हुए चाहे मध्य प्रदेश में हुए हों, वहाँ भी उन्होंने ऐसे ही दिया है 200 पार का नारा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है, एक टारगेट फिक्स किया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट अचीव कर पाएँ, लेकिन ये है कि उससे बहुत आसपास कहीं पहुंच पाएँ, और कार्यकर्ताओं पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है, इसके अलावा मतदाताओं पर भी दबाव पड़ता है, एक माहौल बनता है। लेकिन कांग्रेस में कोई भी जो इस तरह की बातें नहीं होती हैं, इस तरह का वो नहीं होता। कांग्रेस में जो पलायन कर करके जा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि जो है भाजपा की तरफ सब रुख कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर होती है। तो कांग्रेस में नेताओं को सबसे पहले तो एकजुट करने की ज़रूरत है, उसके बाद बाकी की सारी बातें आती है, लेकिन वो उस ओर ना ध्यान देके बाकी की दूसरी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि ईवीएम और लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं, लेकिन ये विपक्षी दल मानता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन क्या ये जनता मान रही है, ये देखना होगा। सही बात है, क्या जनता ये मानती है कि भाई बाकी हार, और जनता को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। ऋषि जी, जिस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव की बात की जा रही है कि बीजेपी ने जो दबाव बना दिया, वही कांग्रेस के कई नेता जो आकर भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, और इससे तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद निराश होगा, उसका खुद का मनोबल टूटेगा कि जब बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, तो ऐसे में कैसे वो कांग्रेस के लिए काम कर ले। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पर नेतृत्व का अभाव है। घोषित तौर पर नेतृत्व वहाँ पर है मल्लिकार्जुन खड़गे का लेकिन निर्णय सारे खड़गे जी नहीं लेते हैं। तो ये एक, और जो सारे तमाम जो नेता कांग्रेस के छोड़ के भाजपा की तरफ आए, हम संजय निरुपम जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे उनकी बात भी करें तो वो उनका भी कहना है कि राहुल गांधी के आसपास एक ऐसी टीम काम कर रही है जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, और जो आम कार्यकर्ता को, जो कांग्रेस का जो कमिटेड वोटर है या कांग्रेस का जो कमिटेड वर्कर है, वो उसकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही है। मध्य प्रदेश के भी एक बड़े कांग्रेस के नेता जो पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो, उनका भी यही कहना था कि एक पूरी कोटरी ने कांग्रेस को घेर लिया है, जो कि कांग्रेस की जो अपनी मूल विचारधारा है उससे पार्टी को थोड़ा सा दूर करती जा रही है। तो ये मनोवैज्ञानिक तो है ही है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले तमाम सारे चुनाव जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अलावा और भी जो देश में कई चुनाव हुए, वहाँ जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हुआ है, तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है। उसको लग रहा है कि कितने साल तक, वो कब तक हार को देखना है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद एक आशा की किरण जगी थी कांग्रेस के अंदर कि चलो अच्छे दिन की शुरुआत हुई, लेकिन 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की वजह से सिंधिया जी को जिस तरीके से दरकिनार किया, और वो सिंधिया जिस तरीके से उठ के अपने सारे समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। उसके बाद न सिर्फ बीजेपी ने दमदार तरीके से 2023 में वापसी की, बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए इन तीनों राज्यों में, जो कि हिंदी भाषी बेल्ट के एक सबसे मजबूत राज्य माने जाते हैं, उसमें इन तीनों जगह पर भाजपा की एंट्री हुई। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी की वापसी हुई थी। अब बिहार जहाँ तक सवाल है, जो एक बड़ा राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य और देश की दिशा, राजनीतिक दिशा तय करता है, वहाँ पर बड़ा चेंज होता रहता। पिछले दिनों चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बाद में उन्होंने राजद के साथ सरकार बना ली, वापस वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए का पुनर्गठन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश या हम देश में जो हिंदी भाषी जो बड़ा बेल्ट है, वो पूरा हिमाचल को हम यदि माइनस कर दें, वो पूरा बीजेपी के पास है, और यही एक इतनी बड़ी संख्या में आता है जो कि सरकार बनाने के लिए सक्षम होता है। निश्चित तौर पे दक्षिण अभी तक बीजेपी से अछूता है। इस बार बीजेपी को किसी चमत्कार की उम्मीद है, लेकिन वो चमत्कार कितना फलीभूत होता है ये तो 4 तारीख को पता लग पाएगा। लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, कर्नाटका और तेलंगाना, इन राज्यों में
बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत समय दिया है इस बार दक्षिणी राज्यों में जाकर, वो केरल में जा रहे हैं, वो तमिलनाडु में जा रहे हैं, वो आंध्रा में जा रहे हैं, सब जगह जाकर, और जिस तरीके से वहाँ की सरकारों पे अटैक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पूरे देश में छाने की जो उसकी जो मंशा है, उस पर भी एक उसकी जो प्रतिबद्धता है वो भी प्रदर्शित करती है। और ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण होता है जिसके वश में आकर दूसरी पार्टी का जो बड़ा नेता है या छोटा कार्यकर्ता है, जो वहाँ दरी बिछाता है, जो वहाँ माहौल बनाता है, जो दीवारों पे लेखन करता है, जो डोर टू डोर कैंपेन करता है, वो कहीं ना कहीं तो हतोत्साहित होता है और वो बीजेपी के पाले में जाकर बैठता है। तो इसका पूरा फ़ायदा जो है वो इस बार बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि समर्थकों का जब वोट होगा वो भी यहाँ आकर भाजपा में इस बार शिफ्ट होगा और भाजपा जो लक्ष्य लेकर चल रही है उसे कहीं ना कहीं पूरा कर सकेगी। उमेश निगम जी, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं, भाजपा यदि क्लीन स्वीप की तैयारी में है, इसको लेकर रणनीति बना रही है और कई तरह के दांव-पेच भी देखने को मिले। कांग्रेस की स्थिति पर चर्चा इस समय चल ही रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिस तरह से अपने अपने ही गढ़ तक सीमित रह गए हैं, फिर चाहे बात दिग्विजय सिंह की हो और चाहे बात कमलनाथ की हो, यानी कि ये तो सबको पता है कि भाई चुनाव जीतना तो मुश्किल है, लेकिन सीटें जो हैं, जो भाजपा यदि क्लीन स्वीप की रणनीति पर आगे बढ़ रही तो उसे कैसे रोका जाए, इसलिए ये लोग अपने अपने गढ़ में पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में सीमित हो गए हैं। जबकि इसके उलट भाजपा में आप देखिए, BD शर्मा जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी जगह भी जाके प्रचार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कुछ जगह गए हैं और वहाँ पर उन्होंने प्रचार किया, जो उम्मीदवार थे उनके नामांकन दाखिल कराए। मुख्यमंत्री मोहन यादव तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो भी नेता हैं बड़े, वो अपने अपने क्षेत्रों में सीमित हो गए हैं और उनको उनके अस्तित्व की एक्चुअली लड़ाई हो गई है। तो वो अपने क्षेत्र में ही कैसे भी करके चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो चुनाव परिणाम आने पे पता चलेगा, लेकिन उसके बाहर वो बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे आप दिग्विजय सिंह को देख लें, चाहे कमलनाथ को देख लें, एक कांतिलाल भूरिया का नाम है उसमें। जी हाँ, कांतिलाल भूरिया, जी बिल्कुल सही कहा आपने, कांतिलाल भूरिया भी वहीं तक सीमित हो गए हैं। और कांग्रेस में जो और बड़े नेता आने चाहिए प्रचार के लिए, वो अभी ऋषि जी ने भी बताया कि राहुल गांधी आए। हालांकि अब जरूर वो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले जो बाकी के चरण हैं उसमें कुछ आएंगे, तो देखते हैं कि वो कितनी दौरे लगते हैं उनके। जबकि इसके उलट भाजपा में आप देखें तो हर बड़ा नेता आ रहा है, लगातार सक्रिय है, तो दोनों में बहुत अंतर है। और यही वजह, जिस तरह से ऋषि जी कह रहे थे कि देखिए अब विकल्प जो है वो भाजपा के अलावा जनता के पास नहीं है, और जनता ये समझ गई है। और इसी को ये समझ लीजिए कि भाई अब बीजेपी की तरफ जिस तरह से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं बन जाता है। ऋषि जी, आज पहले चरण की मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या कहता है, मतलब इन सीटों का समीकरण कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले हम यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो इन 6 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पास और एक सीट कांग्रेस के पास। मतलब छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास 2014 में भी थी और छिंदवाड़ा 2019 में भी कांग्रेस के पास ही थी। बाकी जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी के प्रभाव वाली सीटें हैं। इस बार भी इन 5 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा हाल फिलहाल मजबूत दिख रहा है। एक सीधी को यदि हम थोड़ा सा माइनस कर दें, तो सीधी में बीजेपी का कैंडिडेट बहुत नया है और कांग्रेस ने वहाँ पर कमलेश्वर पटेल को चुनाव लड़ाया है, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा अजय प्रताप सिंह जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य थे, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीधी का एक थोड़ा सा एक टक्कर मान सकते हैं। बाकी जो 4 सीटें हैं, वो शहडोल हो या मंडला हो, मंडला में भी फाइट है। फग्गन सिंह कुलस्ते वर्सेस ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्री का इस्तीफे के तत्काल बाद उनका विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह को एक शिकस्त मिली। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनके पॉलिटिकल करियर पर भी और भाजपा की संभावनाओं पर भी। इसके बावजूद बीजेपी ने एक विधानसभा चुनाव हारे हुए व्यक्ति को टिकट देकर फिर से मंडला की सीट दी है। तो मंडला में
सुबह से मैं देख रहा हूँ, विभिन्न चैनलों पे भी देख रहा हूँ, काफ़ी उत्साह है लोगों में वोटिंग का, और लोग घरों से निकलकर वो मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं। तो ये कितना परसेंटेज आता है बहुत निर्भर करेगा। बहुत समस्या हैं, काफ़ी का वहाँ पे पेयजल की बड़ी समस्या है, पूरा आदिवासी बेल्ट है, मंडला में आदिवासी की बड़ी बहुतायत है, और आदिवासी अब बहुत जागरूक हो चुका है। अब वो वाला दौर चला गया कि आदिवासी को कुछ छोटे मोटे प्रलोभन देकर उसको तोड़ लिया जाए, लेकिन अब आज का आदिवासी पढ़ा लिखा है, एक बड़ा नौजवान तबका है जो कि नौकरी कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र से बाहर जाके नौकरी कर रहा है, उसमें समझ है, उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले के मुकाबले ठीक हुई है, तो अब उनकी सोचने समझने की क्षमता और सोचने निर्णय लेने की उनकी जो अवसर है वो भी बढ़ गए। तो मंडला में फाइट है, ये मान सकते हैं हाल फिलहाल, लेकिन झुकाव बीजेपी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि देखिए सब जगह फैक्टर मोदी का काम कर रहा है। मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए, और सभी जगह बीजेपी ने जो चुनाव को जो टर्न दिया है वो कैंडिडेट को सेकेंडरी रखा है। पहले जो मोदी का चेहरा सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे उसको तवज्जो दी है। शहडोल में हिमाद्री सिंह जो पिछली बार भी सांसद थी, इस बार फिर बीजेपी की तरफ से लड़ रही है। आश्चर्य है, हिमाद्री सिंह का पूरा जो परिवार है वो कांग्रेस का रहा है। उनके पिताजी दलवीर सिंह प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री हैं राजीव गांधी सरकार में, और शहडोल से सांसद भी रह चुके हैं। उनके दिवंगत होने के बाद उनकी मां राजेश नंदिनी सिंह वह भी चुनाव लड़ी है शहडोल से, और चुनाव जीती है। उसी कड़ी में हिमाद्री सिंह ने भी चुनाव लड़ा है, बीजेपी ने पिछली बार उनको टिकट दिया, वो बीजेपी में आई और पिछली बार से चुनाव जीती। इस बार फिर उनके सामने फुंदेलाल मार्को चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सिटिंग एमएलए भी है। तो ये तमाम जो सीटें हैं ये उनका अपना अपना गणित है। बालाघाट नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी का वहाँ पे अच्छा प्रभाव है, और वहाँ पर कंकर मुंजारे जरूर एक फैक्टर है जो कि किसको नुकसान पहुँचाते हैं, ये परिणाम में त्रिकोणीय हो गया है वहाँ। जी, किस तरीके से त्रिकोणी, जरा आप स्पष्ट सिलसिलेवार तरीके से आपने विश्लेषण किया। उमेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, एक्चुअली कंकर मुंजारे के आने, बसपा से जो आने के कारण बालाघाट में त्रिकोणी हो गया है, क्योंकि कंकर मुंजारे की भी थोड़ी बहुत पकड़ है। और कंकर मुंजारे ने अभी जो अंबेडकर जयंती पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, इसके बाद से भाजपा कांग्रेस में काफ़ी चिंता रही, क्योंकि अच्छी खासी वो रैली हुई थी। तो उस वजह से वो वहाँ पे बड़ा रोचक हो गया है चुनाव कि किसके पक्ष में जाएगा। हालांकि लगे सभी हैं वहाँ पर, भाजपा भी मजबूती से दमखम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कंकर मुंजारे जो बसपा से आए हैं उसके कारण बड़ा रोचक हो गया है बालाघाट का चुनाव। जिस तरह से ये आप बात कर रहे हैं कि मुकाबला रोचक कर दिया, त्रिकोणीय मुकाबला यदि हो जाता है, तो इसमें दोनों ही पार्टियों का जो गणित है, जो समीकरण है, जो मेहनत कर कर चल रहे हैं, तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, अदर पार्टी यदि मैदान में आती है तो ये कौन से दल का समीकरण बिगाड़ सकती है? देखिए, जहाँ भी जो कोई मजबूत कैंडिडेट होता है और उसको अपने दल से भाजपा या कांग्रेस से नहीं मिला, तो ये देखा गया है कि वो बसपा या दूसरे दल से पकड़ने का प्रयास करता है, वहाँ से टिकट लेने का प्रयास करता है। तो ऐसा ही कंकर मुंजारे कह रहा है। कंकर मुंजारे ने बसपा से टिकट लिया, और वो कंकर मुंजारे वहाँ से पहले भी रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा का, तो वो एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं दलित वर्ग के वोटों पर भी। तो उस वजह से वो वहाँ का जो चुनाव है वो त्रिकोणी नज़र आ रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया देखने नहीं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं। जी, अभी आपने कहा कि बसपा के तरफ से खड़े हुए किसको नुकसान पहुँचा सकते। देखिए, अब कांग्रेस हो या भाजपा, दलित और आदिवासी वोट पर दोनों की बराबरी की पकड़ हो गई है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बीएसपी जो है बीजेपी का वोट काट रही है, कांग्रेस का वोट काट रही है। हाँ, यदि कोई मुस्लिम कैंडिडेट होता तो निश्चित तौर पे वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है बीएसपी की तरफ से, लेकिन कोई यदि सामान्य वर्ग का कोई कैंडिडेट है तो वो न बीजेपी वो किसको वोट मुद्दों पे वोटिंग होगी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में ज़्यादा सीटें आदिवासियों की विधानसभा में भी बीजेपी के पास है, दलितों की ज़्यादा सीटें भी बीजेपी के पास है। तो इसलिए कांग्रेस का किसी समय ये वोट बैंक होता था, लेकिन अब ये पूरा शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। और यही कारण है कि राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों जब मध्य प्रदेश आते हैं तो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों से शुरुआत होती है। फोकस पूरा जरूर आदिवासियों पर होता है। और जैसा ऋषि जी भी कह रहे हैं कि वाकई आज के समय पर वोटर पूरी तरह से जागरूक हो गया है।
वो ये बेहतर तरीके से समझने लगा है कि भाई कौन सी पार्टी हमारे लिए काम करेगी और किसके दावों पर उन्हें भरोसा करना चाहिए, और यही सोचकर शायद आज के समय पर मतदाता जाकर वोटिंग करता भी है। यदि हम बात करें माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यकों में यदि देखा जाए ऋषि जी, मुस्लिमों को किसी पार्टी ने वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, माफ कीजिए। जी हाँ। बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में मुसलमान अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी तादाद नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में संभव है, या दक्षिण के राज्यों में, लेकिन हिंदी बेल्ट में अब कांग्रेस भी टिकट देने से सकुचा रही है। मध्य प्रदेश में किसी समय आरिफ बेग भी सांसद हुआ करते थे, गुलशेर अहमद थे, अजीज कुरैशी थे। ये तमाम लोग बीजेपी या जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से सांसदी कर चुके हैं। भोपाल की सीट से भी यहाँ पर आरिफ बेग साहब 77 में चुनाव जीत चुके हैं। सतना, खंडवा, भोपाल, ये 2-3 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ते रहे हैं, और पहले कांग्रेस इनको टिकट देती भी थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में, चूँकि जिस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, उस पोलराइजेशन के कारण कोई भी पार्टी अब जोखिम नहीं ले रही है। और आप विधानसभा में देख लीजिए, विधानसभा में भी कुल एक मुस्लिम प्रत्याशी जीत के आए हैं, वो है वो दोनों भोपाल से जीत के आए, एक आमिर अकील और दूसरे आरिफ मसूद। तो ये इसके बाद आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम वो कैंडिडेट को या मुस्लिम चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने से बीजेपी के तो घोषित है, बीजेपी को तो इस मामले में बदनाम है, लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सभी को साथ में लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस की तरफ से भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। वोट जरूर उनका पूरा कांग्रेस के पास जाता होगा, लेकिन सीट पे ये मतलब उनको प्रत्याशी बनाना, उनके चेहरे को आगे करके वोट लेना, उसमें कांग्रेस में भी इस समय एक दुविधा की स्थिति निर्मित हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पहले फेज़ की वोटिंग और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने तरीके से विश्लेषण भी किया कि भाई ये जो पहले चरण के मतदान है, इन सीटों का सियासी गणित क्या कुछ कहता है। बहरहाल सुबह से ही मतदाता भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त मतदाताओं के जहन में हैं, और अब आज से जो है इस पहले फेज़ में 6 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आपको बता दें, 4 तारीख को जिसके नतीजे आएंगे तब ये तय हो जाएगा कि जनता ने किन के वादों पर मुहर लगाई। और न्यूज़ वर्ल्ड लगातार आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।